अब देखिए यहां पर बच्चों आपके लिए ये खूबसूरत सा फ्लो चार्ट, ये पढ़ लिया ना सर, काम हो जाएगा तुम्हारा। आपको बस एक चीज बोलनी है, क्या? पापा मम्मी और तुम माइटोसिस को कंप्लीट करोगे। पापा का जो पी है वो इंडिकेट करेगा बेटा जी क्या? प्रोफेज, ठीक है। मम्मी का एम जो है वो इंडिकेट करेगा मेटाफेज, और का जो ए है वो इंडिकेट करेगा एनाफेज, ठीक है। और तुम का जो टी है वो इंडिकेट करेगा टीलोफेज। अब चलिए देख लेते हैं मियोसिस की ट्रिक। आपको बस बोलना है एलजी पे दिल दे दिया, बुक्के दिए, स्नैपशॉट लिया, क्रॉस किया रोड, चश्मा लगाया, फिर यू टर्न दिया। जो एल है वो इंडिकेट करता है बच्चों लेप्टोटीन, ठीक है, लेप्टोटीन। जी इंडिकेट करता है जाइगोटीन, क्योंकि जी और जेड फ्रीक्वेंसी लगभग सेम है, ठीक है। जाइगोटीन पे इंडिकेट करता है मेरे बच्चों, आप बताइए, पैकाइटीन। हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में, और मैं हूं प्रदीप गौड़। आपको पता है सेल साइकिल सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इससे जनरली चैप्टर तो बहुत छोटा है, बट ऑन एन एवरेज 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। एंड सेकेंड थिंग, ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ इसके कॉन्सेप्ट दूसरे भी चैप्टर जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर जेनेटिक्स में भी इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपके मल्टीपल क्वेश्चन, मैं बोलता हूं 7 to 8 क्वेश्चन आपको नीट में आने ही हैं। इस चैप्टर के लिए मैं आपको सिर्फ 3 चीजें दूंगा। पहला, आपको सेल साइकिल का पूरा फ्लो चार्ट दे दूंगा। दूसरा, आपको माइटोसिस की एक ट्रिक दे दूंगा। तीसरा, आपको मियोसिस की ट्रिक दे दूंगा। बस 3 ही चीजों में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इतनी कमाल की ट्रिक है ना सर, हर एक नीट का क्वेश्चन सॉल्व होता है। बस आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है। और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मैं 100% रखने वाला हूं, आप मैच कर सकते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। और हाँ, वीडियो पसंद आए, मेहनत मेरी पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, हमें प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। हमें एक चीज पता है सर, हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा सेल साइकिल, दूसरा क्या है एम फेज यानी कि माइटोसिस फेज क्या होती है, फिर तीसरा हमारा है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, फिर मियोसिस हमें पढ़ना है, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पढ़ लेना है। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम देखें, एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी क्या कहती है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल इंडीड दैट इज नीड ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या? हर एक ऑर्गेनिज्म की सेल का जो रिप्रोडक्शन है और जो ग्रोथ है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? एंड ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल। हर एक जो सेल होती है वो रिप्रोडक्शन के लिए डिवीजन करती है और डिवाइड करके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिख रखा है। जैसे यहां पर देखिए, ह्यूमन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको मैंने यहां पर रखा है, इसके थ्रू आप समझ जाएंगे। जैसे मेल जो है, मेल के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फीमेल के थ्रू ओवा का फॉर्मेशन होता है। एंड बोथ स्पर्म एंड ओवा ज्वाइन टुगेदर और फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म व्हाट? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है वो है जाइगोट। याद रखिएगा, जाइगोट जो है वो सिंगल सेल है, एक ही सेल है, ठीक है। जाइगोट यूनिसेलुलर है। अच्छा, फिर इसमें डिवीजन होता है तो एम्ब्रियो बनते हैं, ठीक है। अब एम्ब्रियो ये बन गया देखिए, और यही एम्ब्रियो आगे चल के एक एडल्ट पर्सन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? और अगर हम किसी एडल्ट को देखें बच्चों, तो ऑन एन एवरेज अगर कोई पर्सन 80 kg का है तो उसमें 37 ट्रिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होती हैं। 37 ट्रिलियन। तो आप मुझे बताइए, जब ये पहली बार जाइगोट बना था तो इसमें सिर्फ एक सेल थी, जब ये एडल्ट हो गया, ठीक है, तो इसमें 37 ट्रिलियन सेल हैं। तो इतनी नंबर में कैसे सेल हो गई? तो प्रोसेस बताया गया है कि जी हां, डिवीजन के थ्रू। इसमें बार बार डिवीजन हुआ जिसकी वजह से ये नंबर ऑफ सेल बहुत ही ज्यादा हो गई, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन है, आपने पढ़ रखा है द सेल यूनिट ऑफ लाइफ में, वहां से कॉन्सेप्ट आता है क्या? अगर मैं पूछूं बच्चों कि सन है या फिर डॉटर है, इसके जन्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आप बोलेंगे इसका जन्म हुआ है फादर से। मैं पूछूं फादर का जन्म किससे हुआ है, तो आप बोलेंगे ग्रैंडफादर से। अगर मैं पूछूं ग्रैंडफादर का जन्म कहां से हुआ, तो आप बोलेंगे ग्रेट ग्रैंडफादर से। मतलब क्या है कि हर एक के मतलब बनने के लिए उसके पहले वाली जनरेशन रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? उसी तरह सेल में भी अगर मैं पूछूं यहां पर कोई एक सेल है, ठीक है, या फिर मैं पूछूं यहां पे आपसे एडल्ट किससे बना, तो आप बोलेंगे एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो किससे बना? जाइगोट से। जाइगोट किससे बना? स्पर्म एंड ओवा से। मतलब हर एक सेल अपने से पहले से एग्जिस्टेंस में बनी हुई सेल से ही बनती है। क्लियर है? पहले से जो उपस्थित सेल होगी उसी से दूसरी सेल का फॉर्मेशन होगा। यहां पर देखिए
जैसे यूनिट ऑफ लाइफ में आप पढ़ेंगे, एक साइंटिस्ट हैं बच्चों, नाम है रोडोल्फ वर्चाउ, उन्होंने ऐसा ही एक स्लोगन दिया, क्या? ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या दिया? ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है? एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी हर एक नई सेल जो है अपने से पहले उपस्थित सेल से ही बनती है। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, अब हमें समझ लेना है कि अगर कोई सेल है बेटा, कोई सेल है तो वो कैसे डिवाइड होती है, डिवीजन होता है तो कैसे होता है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप यहां पर बताइए मुझे, ये एक सपोज करिए सेल है, सेल के अंदर बच्चों ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये है न्यूक्लियस। अच्छा, सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए वगैरह होंगे, और क्या होगा? इसके अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह होगा, है ना, ये होगा साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म सपोज करिए। तो अगर सेल को डिवाइड होना है तो सेल को ऐसे में डिवाइड कर दूं, तो यहां से जब डिवीजन होगा तो ये अलग बन जाएगी सेल और ये वाली सेल अलग बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या, जरा समझिए, दो चीजों का डिवीजन हुआ। पहला, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, यस सर। क्या साइटोप्लाज्म का भी बंटवारा हुआ? यस सर। तो याद रखिएगा, जब सेल डिवाइड करेगी तो दो चीजें डिवाइड होंगी, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा और उसके साथ उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कभी भी डिवीजन होता है, जैसे घर का कभी बंटवारा होता है, जैसे कोई फैमिली है उसमें आगे चल के बंटवारा होना है, तो भाई लोग क्या करते हैं, जमकर के पैसे कमाते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को और बढ़ाते हैं आगे, कि भाई जब कल को बंटवारा हो तो हर किसी के पास इतनी दौलत हो कि हर कोई सरवाइव कर सके। क्लियर है? यहां से दौलत का मतलब है सेल कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि साइटोप्लाज्म और डीएनए में जो चीजें प्रेजेंट है उसका बराबर बराबर बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए, जब सेल साइकिल होती है, डिवीजन होता है, तो उसमें कुछ फेजेस होती हैं, उन फेजेस का ऑर्डर याद रखिएगा आप, ठीक है, ऑर्डर याद रखिएगा। सबसे पहले होती है G1 फेज, ठीक है, फिर होती है S फेज, फिर होती है G2 फेज। G2 फेज के बाद होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है बच्चों जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन, ठीक है, न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होने के बाद क्या होती है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म या फिर सेल का डिवीजन, ठीक है। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, और जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। क्लियर है? अब याद रखिएगा, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, इन तीनों को मिला करके हम क्या कहते हैं बच्चों? इंटरफेज। और कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस को मिलाकर हम बोलते हैं M फेज। अब याद रखिएगा, इंटरफेज का मतलब होता है मैचुरेशन फेज। क्या बोलते हैं? मैचुरेशन फेज या फिर रेस्टिंग फेज कहते हैं। मैचुरेशन फेज का मतलब क्या होता है? मैच्योर होना। आगे चल के डिवीजन होना है तो पहले संपत्ति तो जुटानी है ना, ठीक है, अपने आप को मैच्योर कर लेना है। और एम फेज का मतलब क्या होता है? डिवीजन फेज होता है। क्लियर है? याद रखिएगा। तो सबसे पहले चीजें मैच्योर होंगी, उसके बाद क्या होगा? डिवीजन होगा। अब यहां पे कुछ फ्लो चार्ट दिए जाते हैं। क्या फ्लो चार्ट दिए जाते हैं, उसमें क्या चीजें दी जाती हैं, उसको आप समझिए। जो कैरियोकाइनेसिस होता है डिवीजन में, न्यूक्लियस का डिवीजन, इसमें 4 फेजेस दी जाती हैं। कौन कौन सी 4 फेजेस हैं? प्रोफेज, फिर होगी मेटाफेज, फिर होगी एनाफेज, फिर होगी बेटा जी टीलोफेज, है ना। उसके बाद क्या होगी? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस। अच्छा, यहां पर देखिए फ्लो चार्ट दिया गया है, इसको जरा ध्यान से समझिए। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कि ये है G1 फेज, ये है S फेज, ये G2 फेज है। तो यहां से जब सेल कोई डिवाइड करना चाहेगी तो ये पूरा यहां G2 तक जो होगा इसको हम बोलेंगे इंटरफेज। क्या बोलेंगे? इंटरफेज। यहां पर सेल जो है वो मैच्योर होगा। क्लियर है? उसके बाद अब बताइए, इंटरफेज के बाद यहां पर देखिए क्या आता है? कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियो जो काइनेसिस स्टेज आएगी बच्चों, यहां पर है, देखिए ये है कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है बताइए? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है? कैरियोकाइनेसिस में क्या है? पहले आया प्रोफेज, फिर क्या आया? मेटाफेज, फिर क्या आया? एनाफेज, फिर क्या आया? टीलोफेज। और देखिए कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या आती है बताइए? साइटोकाइनेसिस आता है। तो यहां पर देखिए उसके बाद आ गया साइटोकाइनेसिस। तो एक जो सेल है, यहां पर जो एक सेल थी वो डिवाइड होकर के देखिए 2 डॉटर सेल बना ली है। जो सेल बनेंगी उनको हम डॉटर सेल ही बोलेंगे, सन सेल नहीं बोलेंगे। क्यों? लड़के नालायक होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओनली फीमेल हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू लाइफ। दैट्स वाई जो सेल बनेंगी उनको हम डॉटर सेल बोलेंगे, और जो पहले से सेल होगी उसको हम मदर सेल बोलेंगे। क्लियर है? याद रखिएगा।
चलिए ये तो चीजें सर क्लियर हो गई, ठीक है। तो ऑर्डर आप याद रखिएगा, ऑर्डर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब सवाल ये है कि सर सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या है। यहां पर डेफिनेशन ऑलरेडी गिवन है बच्चों, क्या है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, है ना, एंड सिंथेसाइज द अदर constituents of cell and eventually divide into two daughter cells. It term as what? Cell cycle. मतलब क्या है? एक ऐसा सीक्वेंशियल स्टेप, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें चीजें सीक्वेंस से चल रही हैं, जिसमें क्या हो रहा है, उसका जीनोम डुप्लीकेट हो रहा है। जीनोम का मतलब होता है बच्चों डीएनए, है ना। डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, उसके कंस्टिट्यूएंट्स, जो सेल के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि प्रोटीन हो गया, आरएनए हो गए, सेल ऑर्गेनेली हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, बाकी सारी चीजें, ठीक है। इनका भी अमाउंट क्या होगा? डबल होगा, इनका फॉर्मेशन होगा, और लास्ट में क्या होगा? चल के सेल डिवाइड हो जाएगी। इसी पूरे फेनामेना को एक साथ हम बोल देते हैं सेल साइकिल। क्लियर है? अब सेल साइकिल जो होता है, क्या सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होता है? नहीं। क्या सभी सेल में सेम होता है? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर एनसीईआरटी कहती है ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरीज फ्रॉम, वेरीज मतलब होता है चेंज करना, चेंज होगा कैसा? ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, दूसरा सेल टाइप टू सेल टाइप। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? जैसे ह्यूमन की जो सेल होगी उसमें अगर सेल डिवीजन का टाइम अलग होगा, बैक्टीरिया की सेल में अलग होगा, क्योंकि ह्यूमन अलग एक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया एक अलग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। दूसरा सेल टाइप टू सेल टाइप, इसका मतलब ये हुआ ह्यूमन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपने हाथों की कोई सेल ले लूं, उसे डिवाइड करूं, ठीक है, ग्रो कल्चर में, तो हाथों की मेरे सेल एक अलग टाइम पे, सपोज करो इसके हाथों की सेल है मेरे 10 घंटे ले रही है डिवाइड करने में, तो अगर मैंने अपने चिक की सेल ली, ठीक है, तो यहां की सेल हो सकता है 15 घंटे ले, 20 घंटे ले। अगर मैंने अपने पैरों के सोल की ले ली सेल्स, तो हो सकता है वो 28 घंटे ले ले या 24 घंटे ले ले, ठीक है। तो हर एक सेल, एक ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी की अलग अलग सेल जो है वो अलग अलग ड्यूरेशन होगा उसके डिवीजन का। यहां पर देखिए कुछ एग्जाम्पल देती है एनसीईआरटी, क्या कहती है? ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन बैक्टीरिया जो होगा वो 20 मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है, तो उसमें सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है। यीस्ट में 90 मिनट में सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है, एंड ह्यूमन सेल में 24 आवर्स लगते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है, एक साइकिल को कंप्लीट होने में। ये चीजें हमने पढ़ ली। अब देखिए यहां पर बच्चों आपके लिए ये खूबसूरत सा फ्लो चार्ट, ये पढ़ लिया ना सर, काम हो जाएगा तुम्हारा। बहुत ही खूबसूरत, और हर एक लाइन मैंने एनसीईआरटी से रखी हुई है, प्लेस की है, ठीक है, समझ लीजिए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए आप, सेल साइकिल को मैंने डिवाइड किया है, सेल साइकिल को डिवाइड किया इंटरफेज में, और यहां पर क्या बेटा एम फेज में। दो चीजें होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरफेज। तो इंटरफेज में याद रखिए आप, इंटरफेज को हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज या मैचुरेशन फेज, और ये जनरली पूरे सेल साइकिल का 95% ड्यूरेशन होता है। यानी अगर सपोज करो कोई सेल है वो 100 मिनट में डिवाइड हो रही है, तो उसमें 95 मिनट तक वो सिर्फ मैच्योर होगी, डिवीजन जो है उसका सिर्फ 5 मिनट में ही होगा। क्लियर है? आगे देखिए, अब इंटरफेज में 3 फेजेस होती हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज क्या होती है जान लीजिए। G1 फेज को हम गैप 1 फेज भी बोलते हैं। इसमें जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, बहुत ही एक्टिव होती है और कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती है। बट यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का अमाउंट डबल नहीं होता है। क्लियर है? याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे यहां पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, और ट्रांसलेशन होता है, यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और जो अदर सेल ऑर्गेनेली हैं उनका भी फॉर्मेशन होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, मैंने बताया आपको, उनका सबका फॉर्मेशन कहां होगा? G1 फेज में होगा। जब G1 फेज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद सेल कहां पर इंटर करेगी बच्चों? उसके बाद सेल इंटर करेगी S फेज में। जब S फेज में आएगी तो S फॉर सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब होता है बनना। तो क्या चीजें बनेंगी सेल में? क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? डीएनए। तो डीएनए का यहां पर डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, यहां पर क्या होता है? रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन न्यूक्लियस। याद रखना कहां पर होता है? न्यूक्लियस में। यही जब आप चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12th में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहां पर भी ये सेम क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, और कहां? न्यूक्लियस में होता है सेल के। जबकि जो सेंट्रियोल होते हैं या सेंट्रोसोम होते हैं, उनका जो डुप्लीकेशन है अमाउंट डबल होगा, कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। याद रखिएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम्स डबल, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? सेम होंगे।
मैं कहना क्या चाहता हूं, याद रखिए, सुनिए, यहां पर नेक्स्ट लाइन से क्लियर हो जाएगा। इफ इनिशियल डीएनए इज 2C देन आफ्टर S फेज इट बिकम्स 4C। इसका मतलब क्या हुआ जरा समझो। अगर मैं बोलूं G1 फेज है पहले, उसके बाद आती है S फेज, फिर क्या आती है G2 फेज। G1 फेज में सपोज करिए आप कोई डीएनए है, ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सपोज करो 2 है और ये 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 2 kg के हैं, सपोज करिए यार, मैं ऐसे बोल रहा हूं समझने के लिए, 2 kg के हैं। तो जब ये एस फेज में आएगा तो इसका डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन मतलब डबल हो जाना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहेंगे, 2 ही रहेंगे, लेकिन अब ये खा पी करके मोटे ताजे हो जाएंगे, ऐसे है ना, थोड़ा ऐसे हो जाएंगे। तो ये 4 kg के हो गए। तो आप देखिए अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, सेम है। ठीक है, बस तुम ऐसे हो, ऐसे हाथ फैला लिया। क्लियर है बेटा? ठीक है, इसी चीज को कह रहा है। अब जब एस फेज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो सेल है वो कहां इंटर करेगी, G2 फेज में। अब G2 फेज में जब सेल इंटर करती है तो याद रखेंगे आप, G2 फेज में लगभग वही सारी प्रोसेस होती है जो G1 फेज में हुई है। क्या? सिंथेसिस ऑफ आरएनए यानी कि ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन यानी कि ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन जो G1 में हुआ था वो G2 में भी होता है। एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेली, जो सेल ऑर्गेनेली बन गए थे G1 फेज में, उसका डुप्लीकेशन डबल हो जाना यहां पर होता है। अनफॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर किसका बना होता है बेटा, 97% ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड 3% ऑफ आरएनए का बना होता है। इसको यहां पर याद रखेंगे। अच्छा, अगर मैं बोल दूं आपसे कि सर G1 फेज कंप्लीट हो गया, S फेज कंप्लीट हो गया, G2 फेज कंप्लीट हो गया, तो क्या मैं बोलूं कि इंटरफेज कंप्लीट हो चुका है? यस, इंटरफेज कंप्लीट होने के बाद सेल कहां पर इंटर करती है, S फेज में इंटर करती है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, S फेज नहीं, M फेज, है ना। चलिए सो इंटरफेज कंप्लीट करने के बाद M फेज में आएगी। M फेज को हमने क्या बोला था सर, M फेज को डिवीजन फेज बोला था, और ये टोटल ड्यूरेशन कितना होता है, 5%, है ना, ओनली 5% ड्यूरेशन यूज करती है। अब M फेज में भी सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को हमने क्या बोला था, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। उसके बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी। इसमें क्या होगा बेटा, साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। क्लियर है? अच्छा, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का जो डिवीजन हो रहा है वो 3 तरीके से हो सकता है। एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही दिए गए हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, ए माइटोसिस की तरह हो सकता है, माइटोसिस की तरह हो सकता है, और मियोसिस की तरह हो सकता है। 3 फेजेस होती हैं, 3 तरीके से हो सकता है न्यूक्लियस का डिवीजन। पहला, ए माइटोसिस जो होता है बेटा, ये सिंपलेस्ट मोड ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ये सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है और एम्ब्रियोनिक सेल में होता है। जैसे बैक्टीरिया वगैरह में जो होगा वो ए माइटोसिस डिवीजन होता है। क्लियर है? अच्छा, जो माइटोसिस डिवीजन होता है हम इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, और इस नाम को किसने दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था। और माइटोसिस में 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसको ऑर्डर में ही याद रखिएगा, सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, देन क्या, टीलोफेज। अच्छा, और मियोसिस जो होता है, मियोसिस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड के बीच में एक फेज होती है जो कि शॉर्ट लिव्ड होती है, जिसका नाम है इंटरकाइनेसिस। इंटर मतलब होता है बिटवीन, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच में, दैट्स व्हाई कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। ये शॉर्ट फेज होती है, याद रखिएगा। अच्छा, मियोसिस फर्स्ट को देखें तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में वही फेजेस हो रही हैं जो माइटोसिस में, बस उसके आगे फर्स्ट और सेकेंड लगा दिया गया है। जैसे आप देखिए, मियोसिस फर्स्ट में जो फेजेस होती हैं उसका नाम क्या है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। मियोसिस सेकेंड में जो फेजेस हैं, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। अब याद रखिएगा, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट की जो स्टेज है वो लॉन्गेस्ट सब स्टेज है ना, ये लॉन्गेस्ट स्टेज है, याद रखिएगा। अब इसमें 5 सब स्टेजेस होती हैं। क्लियर है? प्रोफेज फर्स्ट में भी 5 सब स्टेजेस होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। क्लियर है? याद रखेंगे। अब जो पैचेटीन है या पेकाइटीन कुछ लोग कहते हैं, कुछ भी कहिए, करेक्ट होना चाहिए बस। पेकाइटीन या पैचेटीन जो सब स्टेज है वो लॉन्गेस्ट सब स्टेज है। प्रोफेज फर्स्ट लॉन्गेस्ट स्टेज है, उसमें क्या है, लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। तो पेकाइटीन या पैकेटीन जो है वो क्या है, लॉन्गेस्ट सब स्टेज है। क्लियर है? याद रखेंगे। अब इसको याद रखने के लिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट से लेकर के
मियोसिस सेकेंड के टेलोफेज सेकेंड तक ये सारी प्रोसेस एज लाइक माइटोसिस होती है, बस कुछ चेंजेस होते हैं, 2 चेंजेस हैं। क्या आपको ध्यान देने हैं? बस एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकेंड, छोटे से चेंजेस है, मैं बता दूंगा। बाकी सारी प्रोसेस जो है वो एज लाइक माइटोसिस चलती है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हमने ये पढ़ लिया, एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस पढ़ लिया, तो अब क्या होना है? कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्या होना है? साइटोकाइनेसिस। अब जो साइटोकाइनेसिस है, अगर आप देखें ध्यान से, जो साइटोकाइनेसिस है बच्चों, तो साइटोकाइनेसिस में अगर आप देखें तो 2 तरीके से सेल का डिवीजन हो सकता है या साइटोप्लाज्म का। पहला सेल फरो मेथड, दूसरा क्या है? सेल प्लेट मेथड। जो सेल फरो मेथड है वो एनिमल सेल और बैक्टीरिया में होता है, ठीक है, फरोज बन जाती हैं। और जो सेल प्लेट मेथड है वो किस में होता है? प्लांट्स में होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक छोटी सी चीज है, क्विसेंट स्टेज या फिर जीन नॉट फेज जो होती है वो क्या होती है? ध्यान से समझिए। जब कोई ऑर्गेनिज्म एडल्ट हो जाता है तो उसकी बॉडी की सेल कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं होती, हमेशा डिवाइड नहीं होती। कुछ जो सेल होती हैं वो रेस्टिंग स्टेज में चली जाती हैं, ठीक है। और जब वो रेस्टिंग स्टेज में जाती हैं तो उसी को हम बोलते हैं क्या? जी नॉट स्टेज। क्लियर है? यहां पर देखिए, सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, दैट इज हार्ट सेल। जैसे हमारे हार्ट की सेल जो है वो डिवाइड नहीं होती। एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेशनली, जब जरूरत पड़ेगी तब डिवाइड होगी। टू रिप्लेस सेल दैट हैव बीन लॉस्ट ड्यूरिंग द इंजरी एंड सेल डेड, यानी कि अगर कोई सेल डेड हो गई या डैमेज हो गई तो उसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी तब वहां पे डिवीजन करेगी, अदरवाइज डिवीजन नहीं करेगी। तो ये क्या होता है? यहां पर ध्यान दीजिए, सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज। जो सेल आगे डिवीजन नहीं करना चाहती तो जब जीवन फेज में जाएगी इंटरफेज के, तो वहीं से जीवन फेज को ही एग्जिट कर देगी, बाहर की तरफ चली जाएगी वहां से, ठीक है। और इंटर कर जाएगी एक इनएक्टिव स्टेज में जिसको हम बोलेंगे जी नॉट स्टेज। और एक चीज याद रखेंगे, जो भी सेल जी नॉट स्टेज में गई रहती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, डेड नहीं होती, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, उसमें केमिकल प्रोसेस चलती रहेगी, बस वो डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। आगे एनसीईआरटी कहती है नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, यानी डिवाइड नहीं करेगी अनलेस कॉल ऑन टू डू सो, यानी जब तक बॉडी की रिक्वायरमेंट ना पड़े, उस ऑर्गेनिज्म को जरूरत ना पड़े, तब तक वो सेल डिवाइड नहीं होगी। आगे एनसीईआरटी कहती है बच्चों कि माइटोसिस जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। क्लियर है? यहां पर देखिए मैंने फ्लो चार्ट बना करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्या माइटोसिस जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों में होती है। अगर हम एनिमल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल की डायप्लॉइड सेल में ही माइटोसिस होती है, और वो सेल कैसी होनी चाहिए? सोमैटिक होनी चाहिए। बट एक एक्सेप्शन है, एनसीईआरटी कहती है, क्या है वो? मेल हनी बी, यानी कि ड्रोन जो होता है वो हैप्लॉइड होता है और उस ड्रोन से स्पर्म बनाने के लिए माइटोसिस डिवीजन की जरूरत पड़ती है। और याद रखिए यही चीज आप पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, क्लास 12 चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है, वहां पर दिया गया है। और जो प्लांट होते हैं उनमें हैप्लॉइड सेल और डायप्लॉइड दोनों ही सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं माइटोसिस जो है वो हैप्लॉइड और डायप्लॉइड दोनों ही सेल में होता है, ठीक है, प्लांट और एनिमल को अगर कंबाइनली हम बोले तो, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है वो जान लीजिए आप। यहां पर मैं आपको बताऊंगा सोमैटिक सेल और जर्म सेल का डिफरेंस क्या है। ध्यान से सुनिए। पहले माइटोसिस जो है उसको हम कॉमनली इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, जबकि मियोसिस को हम जनरली क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मतलब क्या? इक्वेशनल, बराबर बंटवारा होगा अगर माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब हुआ, मियोसिस के लिए रिडक्शनल डिवीजन टर्म यूज किया गया है। इसका मतलब होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कमी हो जाना, हाफ हो जाना। तो कुछ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। याद रखिएगा मियोसिस में। नंबर सेकेंड, जो माइटोसिस है वो सोमैटिक सेल में होता है, जबकि जो मियोसिस है वो जर्म सेल में होता है। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक एंड जर्मिनल सेल? देखिए बच्चों, जैसे हमारी बॉडी में 2 तरह की सेल होती हैं, सोमैटिक सेल होती हैं और जर्मिनल सेल होती है। सोमैटिक सेल सोमा यानी बॉडी का फॉर्मेशन करती है। जैसे ये मेरे हाथ हैं, तो ये हाथ में आप ये पूरा पाम देख रहे होंगे, ये फिंगर देख रहे होंगे, तो इन सब का जो फॉर्मेशन है, यहाँ पे जो सेल हैं वो सोमैटिक सेल है, मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रही हैं। लेकिन जो गैमेट होते हैं हमारी बॉडी में, स्पर्म इन केस ऑफ मेल, ओवा इन केस ऑफ फीमेल, तो मेल में जो स्पर्म बनता है, फीमेल में जो ओवा बनता है वो जर्म सेल से बनता है, ठीक है, जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और oogonia कहते हैं। तो याद रखिए जब भी
स्पर्म और ओवा बनाने की बात होगी तो वहां पर मियोसिस डिवीजन होगा उन जर्म सेल में, लेकिन जब बॉडी में डिवीजन करना होगा, कोई सेल रिपेयर करनी होगी, तो वहां पे माइटोसिस डिवीजन होगा। क्लियर है? सोमैटिक सेल में। अच्छा, माइटोसिस डिवीजन हम कह सकते हैं हैप्लॉइड और डायप्लॉइड दोनों में होता है, बट मियोसिस डिवीजन सिर्फ कहां होता है? डायप्लॉइड सेल में होता है। इसको याद रखेंगे। अब यहां पर कुछ चीजें ध्यान से समझिए, उसके बाद मैं आपको अंडरलाइन कराऊंगा सारी चीजें। ध्यान सुनिए, माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है? अगर सपोज करो इस सेल को मैंने एक मदर सेल कंसिडर किया, ये सपोज करिए आप मदर सेल है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है सपोज करिए कि 2 हैं। ठीक है, सपोज नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 हैं, तो अब मैं इसको एज अ हैप्लॉइड सेल कंसीडर कर ले रहा हूं। अगर ये हैप्लॉइड सेल है सपोज इट, अगर इसमें माइटोसिस हुआ बच्चों, इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ, तो याद रखिए माइटोसिस डिवीजन होने पर एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ये ए और ये बी, ये 2 सेल बनेगी, इनको हम बोलेंगे डॉटर सेल। डॉटर सेल। और याद रखिए माइटोसिस को हमने इक्वेशनल डिवीजन बोला था। इक्वेशनल मतलब क्या? नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे, मतलब यहां मदर में 2 क्रोमोसोम हैं तो यहां डॉटर में भी 2-2 क्रोमोसोम होंगे। तो क्या ये दोनों डॉटर सेल भी कैसी हैं? हैप्लॉइड। यस। तो आप देखिए मदर की ही तरह डॉटर सेल भी कैसी है? हैप्लॉइड। तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है डॉटर सेल में मदर के कंपैरिजन में, इसीलिए बोला इसको इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर है? अभी यहां पर देखिए, जबकि मियोसिस में उसका उल्टा होता है। यहां पर देखिए सपोज करिए ये एक मदर सेल है, ठीक है, ये मदर सेल है बेटा। अब ये मदर सेल 2n है। 2n के लिए मैं अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 ले लूं, सपोज इट, ऐसे सपोज करो 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और यहां पे मैंने जो डिवीजन करा है वो कौन सा है? मियोसिस। मियोसिस को हमने बोला था रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाना। तो ये जो नीचे ए, बी, सी और डी, ये सभी की सभी डॉटर सेल बन रही हैं। ये क्या है? डॉटर सेल बन रही हैं। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, मतलब मदर में 4 हैं तो इनमें से कितने कितने बचेंगे? सिर्फ 2-2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बचेंगे। तो क्या मैं बोलूं नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, रिड्यूस हो गए? यस। इसीलिए मियोसिस को हमने क्या बोला? रिडक्शनल डिवीजन। तो देखिए मदर सेल डायप्लॉइड थी और जो डॉटर सेल है वो हैप्लॉइड हो गई। क्लियर है? इसी बात को एनसीईआरटी कहती। क्या कहती है? देखिए थर्ड पॉइंट देखिए, वन मदर सेल माइटोसिस में, वन मदर सेल जो कि हैप्लॉइड होगी डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल जो कि हैप्लॉइड होंगी। जबकि मियोसिस में क्या होता है? वन मदर सेल जो कि डायप्लॉइड है डिवाइड टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। जी हां, 1 से 4 सेल बनेंगी लेकिन हैप्लॉइड हो जाएंगी। ठीक है? एंड वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट, माइटोसिस के लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल आर इक्वल टू मदर सेल। डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के इक्वल है, इसलिए इक्वेशनल डिवीजन बोला। यहां पर देखिए क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल आर हाफ टू देयर मदर सेल। उसके मदर सेल के कंपैरिजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, इसीलिए इसको क्या बोला? रिडक्शनल डिवीजन। आई होप सो समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट कर सकते हैं आप। ठीक है? अगर देखिए अब हमें पढ़ना है माइटोसिस मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस में सबसे पहले हम माइटोसिस पढ़ेंगे। माइटोसिस क्या है? कैरियोकाइनेसिस है, न्यूक्लियस का डिवीजन है। यहां पर छोटी सी मैं ट्रिक दूंगा आपको। क्या है वो ट्रिक? ध्यान से सुनिए। आपको बस एक चीज बोलनी है। क्या? पापा मम्मी और तुम माइटोसिस को कंप्लीट करोगे। क्या बोलना है? पापा मम्मी और तुम क्या करोगे बेटा जी? बताइए। माइटोसिस को कंप्लीट करोगे। माइटोसिस को कंप्लीट करोगे। ध्यान से सुनिए। अब हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसको सॉल्व कौन करता है? उसको सॉल्व करते हैं पेरेंट्स, मम्मी और पापा। और कौन करता है? खुद तुम करते हो सॉल्व, कोई तीसरा नहीं आने वाला। ठीक है? तो पेरेंट्स आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व करते हैं और खुद आप करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? माइटोसिस अगर तुम्हें नहीं आती तो ये किसकी प्रॉब्लम है? सर तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पेरेंट्स करेंगे, पापा मम्मी और खुद तुम सॉल्व करोगे। क्लियर है? तो याद रखना। अब यहां पर याद रखिएगा, यहां पर कुछ चीजें हैं, जैसे पापा का जो पी है वो इंडिकेट करेगा बेटा जी क्या? प्रोफेज। ठीक है? मम्मी का एम जो है वो इंडिकेट करेगा मेटाफेज, और का जो ए है वो इंडिकेट करेगा एनाफेज। ठीक है? और तुम का जो टी है वो इंडिकेट करेगा टीलोफेज। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारी 4 फेजेस कंप्लीट हो जाती हैं सीक्वेंस में। याद रखिए ऑर्डर पे भी क्वेश्चन आते हैं कि माइटोसिस के सारे फेजेस को ऑर्डर में करिए। तो आप बोलेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पापा मम्मी और तुम माइटोसिस को कंप्लीट करोगे। क्या बस इतना ही है? बिल्कुल नहीं, अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है। ध्यान से सुनिए।
अब इसी ट्रिक से इसमें होने वाली फेजेस भी याद हो जाएंगी आपको। कैसे, चलिए देख लेते हैं, ध्यान से सुनिए। हमने पढ़ा है कि कोई भी सेल डिवीजन करने जाती है तो उससे पहले वो इंटरफेज में जाती है। इंटरफेज में क्या होता है, मैच्योरेशन होता है सेल का। अगर सपोज करिए कोई सेल मैच्योरेशन में के लिए गई है, ठीक है, इंटरफेज में जब वो जाती है तो उसमें क्या क्या चीजें बनती हैं उसको ध्यान से समझिए आप। मैं कहता हूं सर सपोज इट, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, सपोज करिए ये क्या है, न्यूक्लियस है ना। सेल जो है वो इंटरफेज में गई है, याद रखना। तो वहां यहां पर क्या होगा, उसके पास न्यूक्लियस होगा, ठीक है, न्यूक्लियस होगा। अच्छा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, कुछ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे बच्चों, क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम होंगे। अच्छा, और उसके अंदर क्या होता है बताइए, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। अच्छा, और क्या होते हैं, और क्या होते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेली होते हैं, है ना। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेली होते हैं, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, ये सारी चीजें होंगी, सेल ऑर्गेनेली होंगे। और क्या होगा बेटा जी, सर कुछ और चीजें जैसे कि सेंट्रियोल जो होता है, सेंट्रोसोम, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। लो जी आ गया सर, सेंट्रियोल, ठीक है ना, ये होते हैं। अब मैं एक स्टोरी तुम्हें सुनाता हूं बेटा जी, ध्यान से सुनिए। अगर ये स्टोरी तुम्हें याद हो गई तो सारा का सारा माइटोसिस क्लियर हो जाएगा, लाइफ में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, गारंटी है। ध्यान से सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूं। सपोज करिए वी आर क्रोमोसोम, हम क्या है बच्चों, क्रोमोसोम है। हमारे अराउंड एक बाउंड्री है ना, जो बाउंड्री है उसको क्या बोला, न्यूक्लियस, है ना, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी न्यूक्लियस को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, बाउंड्री है, ठीक है। अच्छा, इस बाउंड्री में रह करके कुछ हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, खेलते कूदते हैं, है ना, दोस्तों के साथ झगड़ा करते हैं, जो भी है एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं। तो वो हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या है, न्यूक्लियोलस, ये क्या है हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी। ध्यान से सुनिए बस, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीजें हैं, ये सेल ऑर्गेनेली जो है वो क्या हमारे फ्रेंड्स हैं, है ना। सेल ऑर्गेनेली क्या है, फ्रेंड्स है, वो जो साइटोप्लाज्म में रहते हैं। अच्छा, और बाहर की तरफ, बाउंड्री के बाहर पापा ने सीसीटीवी कैमरा बैठा रखा है। सीसीटीवी कैमरा क्या है हमारे लिए, सेंट्रियोल। क्लियर है, ध्यान से सुनिए स्टोरी क्या है। वी आर व्हाट, क्रोमोसोम, हमारे अराउंड एक बाउंड्री है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस। उस बाउंड्री में रह के कुछ हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्लियर है। फिर जो सेल ऑर्गेनेली हैं वो हमारे फ्रेंड हैं, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाकी सारे। अच्छा, पापा ने सीसीटीवी कैमरा भी लगवा रखा है, क्या नाम है उसका, सेंट्रियोल। क्लियर है, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले कौन सी फेज आती है माइटोसिस में, पापा, मम्मी और तुम। तो पहले पापा यानी प्रोफेज। तो पापा का क्या काम होता है वही बस याद करना है और लिख देना। एनसीईआरटी उस बात को कहती है, ध्यान से सुनिए। क्या पापा के आने से पहले हम घर में अलग तरीके से बिहेव करते हैं? यस। पैर जो होता है सर पूरा एकदम दीवार पर होता है ना, और इधर उधर कर रहे होते हैं और दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही पापा की एंट्री होती है तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ही एक्टिव। तुरंत भाई अब पढ़ना पड़ेगा, है ना, बुक वुक उठा लेते हो, सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी बंद हो जाती है, सारी बदतमीजी बंद हो जाती है तुम्हारी, ठीक है। और दोस्त भी क्या करते हैं, तुरंत भाग जाते हैं, भाई चल कल मिलते हैं, तेरे पापा आ गए, अब कुछ सुना डालेंगे, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। पापा फिर गुस्से में आते हैं, कहते हैं कि बदतमीज बैठा रहता है घर में दिन भर, घर से बाहर निकल, देख दुनिया में लोग क्या सीख रहे हैं, तू भी सीख, आगे बढ़। यही तो करते हैं पापा। पापा के बस यही कैरेक्टर को हमें लिख देना है। क्या है वो, चलिए देखो पापा ने क्या बोला था। पापा क्या करते हैं, पापा के आने से हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी गायब हो जाती है, हमारे दोस्त भी चले जाते हैं। दोस्त कौन, सेल ऑर्गेनेली। एक्स्ट्रा एक्टिविटी, हमारी बाउंड्री वॉल को कौन ब्रेक कर रहा है, पापा, है ना। बोलेंगे बेटा घर से बाहर निकल, बाउंड्री तोड़ रहे हैं पापा, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या थी हमारी बाउंड्री, न्यूक्लियोलस हमारी क्या थी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, ये सब डिसअपीयर हो जा रहे हैं किसके आने से, पापा के। कब, लेट प्रोफेज में। क्लियर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर डिसअपीयर इन प्रोफेज, है ना। पापा के आने से हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड्री ब्रेक हो रही है और न्यूक्लियोलस हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी गायब हो जा रही है, और हमारे दोस्त भी चले जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं, है ना, यानी डिसअपीयर हो जाएंगे। सेल ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा आर डिसअपीयर। समझ गए बेटा। हाँ, अब ध्यान से सुनिए और क्या होता है।
प्रोफेज में हम मोस्ट एक्टिव हो जाते हैं, पापा के आते ही बहुत एक्टिव हो गए, है ना। एंड ये लॉन्गेस्ट फेज होती है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, यानी क्रोमैटिन जो होता है, जो डीएनए होता है, प्रोफेज में थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाता है, उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कब? इन अर्ली प्रोफेज। आगे देखते हैं, सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, है ना। जो सीसीटीवी कैमरा, अब पापा जो है वो तुम्हें घर के बाहर भेज रहे हैं, बेटा जाके कुछ सीख। अब जो सीसीटीवी कैमरा है हमारा सेंट्रियोल, तो पड़ोसियों को क्या कर रखते हैं कि शर्मा जी जरा देखते रहना, नवाब साहब बाहर जा रहे हैं, कहीं कहीं सुट्टा उट्टा फूटते दिखे तो बताना, है ना। तो तुम्हारे पीछे जासूस लगा देते हैं। यहां पर सीसीटीवी कैमरा क्या है? सेंट्रियोल। तो प्रोफेज में ही क्या होता है, ये जो सेंट्रियोल आपको दिख रहे हैं, ये किधर की तरफ मूव करेंगे बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्लियर है? तो याद रखिए आप, जो क्रोमोसोम होगा वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या हो जाएंगे? डिसअपीयर हो जाएंगे। और ये जो सेंट्रियोल है ये अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर आ जाएगा, एक दूसरा वाला यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए। अब यहां से ये जो सेंट्रियोल आए हैं, यहां से मैक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं, निकलते हैं। ये क्या है बच्चों? स्पिंडल फाइबर। ध्यान से सुनिए, स्पिंडल फाइबर होते हैं। अच्छा, ये क्या है बच्चों बताइए? सेंट्रियोल है तो उसको हम एस्टर्स, स्टार लाइक ऐसे निकलता है ना, तो उसको बोलते हैं एस्टर्स। क्या बोलते हैं? एस्टर्स। ध्यान से सुनिए, तो दो एस्टर्स, एक एस्टर्स इधर हो गया इस एंड पर, दूसरा एस्टर इस एंड पर हो गया। इन दो एस्टर्स प्लस स्पिंडल फाइबर दोनों को एक साथ मिलाकर हम बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। ध्यान से देखिए, यहां पर नीचे क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है क्या? ईच सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स, वहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एस्टर्स कहते हैं। तो माइटोटिक एपरेटस क्या होता है? माइटोटिक एपरेटस क्या होता है? दो एस्टर्स प्लस स्पिंडल फाइबर को एक साथ हम मिलाकर क्या बोल देते हैं बताइए? माइटोटिक एपरेटस। क्लियर हुआ बच्चों? बहुत अच्छे। तो पापा का काम तो हो गया, पापा के बाद किसकी बारी है? मम्मी की बारी है, ठीक है। अब मम्मी का काम क्या होता है? मम्मी तो डरती कि बेटा मेरा घर से बाहर नहीं जाएगा, है ना, बाहर बहुत बदमाश बच्चे हैं, बिगाड़ देंगे उसको। तो माँ चाहती है, पहले माँ का कैरेक्टर ध्यान से सुनिए, स्पेशली इन केस ऑफ इंडियन मदर। माँ के लिए बच्चा छोटा होता है, उसे खिला पिला करके मोटा कर देती है ना। माँ के लिए बच्चा छोटा होता है, उसे खिला पिला करके मोटा कर देती है। और माँ क्या चाहती है? बाहर नहीं जाएगा बच्चा मेरा, बिगाड़ देंगे बच्चे। तो माँ हमेशा अपने बच्चे को पल्लू से बांध के रखना चाहती है, ठीक है, यही होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, तो मेटाफेज में क्या होता है बच्चों? मेटाफेज में क्या होता है? यहां पर देखिए, यहां पर ये आ चुके हैं सेंट्रियोल, ठीक है, और दूसरा सेंट्रियोल इस एंड पर आ चुका है। तो यहां पर हम मां के लिए बच्चा कौन? क्रोमोसोम, वीआर क्रोमोसोम ना, वीआर बच्चा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे और थिक हो जाएंगे। मां के लिए बच्चा छोटा होता है और खिला पिलाकर उसे मोटा कर देती है। तो याद रखिए, क्रोमोसोम जो है बच्चों वो शॉर्ट हो जाएंगे। देखिए, क्रोमोसोम बिकम्स व्हाट? शॉर्ट एंड थिक। और कहां होंगे? प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ सेल एंड फॉर्म मेटाफेजिक और इक्वेटोरियल प्लेट। तो देखिए, यहां बीच में सेल के सेंटर में प्रेजेंट हैं, तो यहां पर ये मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट बनाते हैं, क्योंकि ये इक्वेटर पे प्रेजेंट है, बीचों बीच प्रेजेंट है। क्लियर है? फिर मैंने क्या बोला? मां चाहती है कि वो अपने बच्चे को पल्लू से बांध के रखे। मां का पल्लू यहां पर क्या है? ध्यान से सुनिए, यहां से जो स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं ये निकलते हैं इस सेंट्रोमियर पर, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर आकर अटैच होते हैं। और सेंट्रोमियर के पास में बच्चों प्रेजेंट होती है एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। एक्चुअल में बॉन्डिंग वहां से होती है। ध्यान से समझिए, काइनेटोकोर क्या है? काइनेटोकोर अगर तुम समझो तो ऐसे समझो, देखो ये इस तरीके से क्रोमोसोम होता है, दो क्रोमैटिड्स होते हैं उसमें। ये देखो, एक क्रोमैटिड्स ये है, दूसरा क्रोमैटिड्स ये है। अब इसके बीच में होगा बच्चों क्या? ये होता है सेंट्रोमियर। ये क्या है? सेंट्रोमियर, ठीक है। इस सेंट्रोमियर पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, ऐसा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो सपोज करिए आप, यहां पर एक सेंट्रियोल है, दूसरा सेंट्रियोल यहां पर है, ठीक है ना, यहां पर है। तो यहां से जो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं तो ये कहां पर जाएंगे? इस काइनेटोकोर पर। ये जो काइनेटोकोर है ना, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, काइनेटोकोर यहां से अटैच होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? इस बात को एनसीईआरटी क्या कहती है? ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी कहती है
स्पिंडल फाइबर अराइज फ्रॉम सेंट्रियोल एंड अटैच विथ काइनेटोकोर। याद रखना बच्चों, क्या बोलती है? काइनेटोकोर, दैट इज व्हाट? स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, उससे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, मां का पल्लू। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, जिसको हमने बताया था 97% ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड 3% ऑफ आरएनए से बना होता है। और क्या होता है यहां पर देखिए, अब बच्चा खिला पिलाकर उसे मोटा किया जा रहा है, तो यहां पर कंडेंसेशन यानी थिकनेस जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड एंड दे कैन क्लियरली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। और इसका थिकनेस जो है, कंडेंसेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसे आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से मेटाफेज में देख सकते हैं, क्योंकि मम्मी ने खिला पिला करके मोटा कर दिया है। क्लियर है? और क्या होगा, अब मोटा हो गया है तो तुम इसका साइज भी मेजर कर सकते हो, नंबर भी मेजर कर सकते हो। तो याद रखो बच्चों, क्या? नंबर एंड साइज ऑफ क्रोमोसोम बेस्ट स्टडी इन मेटाफेज। याद रखना, क्लियर है? एंड क्रोमोसोम मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो मैंने आपको बताया, जैसे यहां पर देखिए एक सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये दूसरा वाला सिस्टर क्रोमेटिड्स है इन मेटाफेज। ये हो गया मम्मी का काम। और क्या होगा, अब ध्यान से सुनिए। अब सपोज करिए मेटाफेज में ये कंडीशन थी, अब एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज में क्या होगा सर? एनाफेज में सर बवाल होगा। कैसे? यहां पर देखिए ध्यान से, मेटाफेज की ये कंडीशन थी बेटा, है ना? मेटाफेज में ये हाल था। अब यहां से स्पिंडल फाइबर थे, ये अटैच थे इस तरीके से, ठीक है? ये एक ही क्रोमोसोम पर अटैच थे, यहां से स्पिंडल फाइबर निकलते थे। ठीक है, अब सपोज करो ये पापा हैं, ये मम्मी है इस साइड, सेंट्रियोल जो है। तो पापा अपनी तरफ खींच रहे हैं कि मेरा बच्चा मेरा लल्ला, मम्मी अपनी तरफ खींच रही मेरा बच्चा मेरा लल्ला। ठीक है, अब ऐसी जब बातें चल रही थी तो पापा ने मम्मी के भाई पर कमेंट कर दिया, मामा जी पर। और तुम्हें पता ही है मामा पे कमेंट होने के बाद क्या होता है, ठीक है? नेक्स्ट महाभारत। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, मम्मी पापा में झगड़ा हो जाता है, और फिर हमारा दिल टूट, अरे यार ये रोज रोज का झगड़ा ना अच्छा नहीं लगता है ना? फिर क्या होता है, हम टूट जाते हैं, अरे यार पेरेंट्स में बातें नहीं हो रही, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम टूट जाते हैं। हम कौन? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या हो जाएगी बच्चों? स्प्लिटिंग हो जाएगी। ठीक है, क्रोमोसोम में पूछे स्प्लिटिंग, हम यहां से देखो बीच से टूट जाएंगे ऐसे। तो क्रोमोसोम में स्प्लिटिंग कहां होगी? एनाफेज में होगी, याद रखना। ठीक है ना? देखो, तो ये जब एनाफेज में स्प्लिटिंग हो जाएगी तो फिर क्या होगा, हम हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो यहां पर बनेगा उनको हम बोलेंगे डॉटर क्रोमेटिड्स। तो वो हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ऊपर की तरफ मूव करेगा, और टूटने के बाद हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो याद रखिए, अब ये एनाफेज है, ये एनाफेज है। ठीक है, ये एनाफेज है। ये ऊपर वाली क्या थी बताइए? मेटाफेज थी, है ना? इसके पहले कौन सी फेज थी बताइए? ये प्रोफेज थी। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, अब एनाफेज में क्या हुआ, हम टूट गए। तो यहां पर देखिए, क्रोमोसोम स्प्लिट फ्रॉम सेंट्रियोल रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर क्रोमेटिड्स, है ना? 2 डॉटर क्रोमेटिड से एक क्रोमोसोम बना था, तो 2 क्रोमेटिड्स बच गए, और वो दोनों अपोजिट एंड पर मूव करेंगे। ठीक है, विच मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, और इनके मूवमेंट के लिए 30 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, याद रखना। लेकिन बच्चों क्या शेप ऑफ जो क्रोमोसोम है, जो यू वी एल या फिर आई शेप का हो सकता है, वो किस में बेस्ट स्टडी कर सकते हैं आप? एनाफेज में। याद रखें, नंबर एंड साइज कहां पे मेजर करेंगे? मेटाफेज में। बट शेप ऑफ क्रोमोसोम कहां पे मेजर करेंगे? एनाफेज में। उसके बाद क्या होता है, हम टूट गए, अब जाएंगे पापा को भी मनाने जाएंगे, और एक साइड मम्मी को भी मनाने पहुंच गए। ठीक है, अच्छा, एनाफेज के बाद कौन सी फेज आती है बताइए? टीलोफेज, है ना? टीलोफेज आती है। तो होता क्या है, कई बार बच्चे कलाकारी करते हैं। क्या कलाकारी करते हैं? जब देख रहे हैं घर में पापा नहीं है, मम्मी है सिर्फ, तो कहते हैं मम्मी आप सही कह रही थी, पापा गलत कह रहे थे, मामा जी के बारे में तो बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, है ना? तो मम्मी इमोशनल बोली, हाँ बच्चा बहुत सही, मेरी साइड लिया कर, तो समझदार हो गया है। फिर बच्चा अपना पॉइंट रखता है, मम्मी वो सब तो ठीक है, बट पेरेंट्स ना बोल रहे हैं, मतलब टीचर जो बोल रहे हैं ना पिकनिक के लिए, और फ्रेंड लोग हैं ना वो पिकनिक पे जा रहे हैं, तो मुझे भी जाना है, तो कुछ पैसे चाहिए थे। मम्मी को इमोशनल ब्लैकमेल किया, मम्मी से पैसे लूट लिए, है ना? फिर उसके बाद जब देख रहा है मम्मी नहीं है, मम्मी नहीं दिख रही है, तो पापा के पास जाता है। पापा के पास जाने से फिर वही सेम डायलॉग, पापा आप सही कह रहे थे, मामा है ही ऐसे, मम्मी को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब पापा को भी सेम लगे, मेरा बच्चा इतना समझदार हो गया है। फिर बच्चा अपना पॉइंट रखता है,
पापा फ्रेंड जा रहे हैं पिकनिक पे, मुझे भी जाना है ना, कुछ पैसे चाहिए। ले बेटा, पूरे पैसे ले, घूम, लाइफ को एंजॉय कर, और मम्मी से मत बताइए, है ना। लेकिन फिर क्या होता है, पापा को पता नहीं है पहले कि मम्मी से भी पैसे लूट लिए इसने, अब हमसे भी लूट रहा है। लेकिन बच्चा बड़ा होशियार बनता है। एक चीज बच्चे को पता होनी चाहिए, क्या? बाप बाप होता है ना, बाप को सब पता होता है, ठीक है। अब जैसे ही पापा को पता चलेगा कि तुम यहां पर आकर, इस साइड पर, ठीक है, इस साइड पर आकर, मम्मी की साइड आकर के पैसे तुम लूट चुके हो, पापा से भी पैसे लूट रहे हो, तो पापा को आएगा गुस्सा कि ये नालायक, हम दोनों में जरा सा खटपट क्या हुई, ये बेवकूफ बना रहा है, हमें लूट रहा है ना, ये बाहर घूमने लायक नहीं है। तो क्या करना चाहिए, इसको बाउंड्री में ही रखें। जैसे ये पहले बाउंड्री में रहता तो वैसे बाउंड्री में ही रखें। मतलब क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर, और घर में जो कलाकारी करता था वही करे, यानी क्या, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, रीअपीयर, न्यूक्लियोलस, है ना। अब जब फिर से तुम्हारी बाउंड्री बन गई है और तुम्हारे पास एक्स्ट्रा एक्टिविटी आ गई है, तो तुम्हारे दोस्त भी आ जाएंगे, बोलेंगे अच्छा भाई आ गया, बहुत अच्छा लगा, कैसा रहा बता सफर। मतलब क्या, जो तुम्हारे सेल ऑर्गेनेली होंगे वो फिर से क्या हो जाएंगे, रीअपीयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी फेज कहां हो रही है बच्चों, टीलोफेज में। देखिए आप, तो ये जनरली रिवर्स है, एक तरीके से अपोजिट है किसका, प्रोफेज का, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या क्या होता है, टीलोफेज इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज, डीकंडेंसेशन दैट इज अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड सेल ऑर्गेनेली आर रीअपीयरिंग टीलोफेज। देखा, सब कुछ रीअपीयर हो गया। अब यहां पर माइटोसिस कंप्लीट हो जाती है। माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद अब क्या होगी, साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस होगी मेरे बच्चों, तो ये वाली सेल अलग डिवाइड हो जाएगी, ये वाली सेल अलग डिवाइड हो जाएगी, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप देखिए दोनों में ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। और यहां पे न्यूक्लियोलस। तो क्या एक ही टोटल सेल से ये दो डॉटर सेल बन गई, ये डॉटर सेल बन गई, और दोनों ही कैसी हैं, हैप्लॉइड, यस। और स्टार्ट में भी आपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 लिया था, तो इंटरफेज में भी ये n थी। तो माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद जो दो डॉटर सेल बनती हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसीलिए माइटोसिस डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पर भी डाउट है तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इसके माइटोसिस के जो है सिग्निफिकेंस क्या है। एनसीईआरटी कहती है, क्या कहती है एनसीईआरटी कहती है, अगर आपको जेनेटिकली आइडेंटिकल यानी सेम डॉटर सेल बनानी, यानी कि क्लोन्स बनाने हैं, तो उस केस में आप माइटोसिस का यूज कर सकते हैं। जनरली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है माइटोसिस डिवीजन, उसमें हेल्प करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, यानी न्यूक्लियस का जो कंटेंट है डीएनए, उसका बराबर बंटवारा करने के लिए और साइटोप्लाज्म का बराबर बंटवारा करने के लिए क्या होना चाहिए, माइटोसिस डिवीजन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी सेल को रिपेयर करने के लिए या किसी डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए माइटोसिस की जरूरत पड़ती है, वो चाहे एपिडर्मिस की सेल हो या फिर सेल ऑफ गट लाइनिंग यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की हो, या फिर कोई ब्लड सेल हो, उसको रिप्लेस करने के लिए भी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोसिस हेल्प इन कंटिन्यूअस ग्रोथ इन केस ऑफ प्लांट बाय डिवीजन। किसमें बेटा, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं उसमें डिवीजन होता है कंटिन्यूअस, और लेटरल जो कैम्बियम होता है उसमें डिवीजन होता है, जिसकी वजह से प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। अब चलिए देख लेते हैं मियोसिस की ट्रिक। देखिए बच्चों, मियोसिस का मैंने आपको फ्लो चार्ट स्टार्ट में ही दिया था जब सेल साइकिल की फेजेस दी थी, और यहां पर देखिए ये कंप्लीट मियोसिस का फ्लो चार्ट है, जिसमें हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर लिया था। मैंने कुछ स्टार किया था आपको, क्या, मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट को और मियोसिस सेकेंड की एनाफेज सेकेंड को। मैंने बोला था वहां पर कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, वो उसे याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी वहां से ज्यादा पूछे गए हैं। ध्यान से सुनिए, मियोसिस फर्स्ट को डिवीजन हमने किया था, तो मियोसिस फर्स्ट में 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। और मियोसिस सेकेंड में भी सेम, बस उसके सामने सेकेंड लगा देना। क्या चेंजेस है, ध्यान से सुनो, बस छोटी सी बात। जो मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट होती है उसमें सेंट्रोमियर या फिर जो क्रोमोसोम है उसका स्प्लिटिंग नहीं होता, वो डिवाइड नहीं होता, बस इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जबकि एनाफेज सेकेंड जो है मियोसिस सेकेंड की, उसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर या फिर क्रोमोसोम जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और डॉटर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, यानी क्रोमोसोम बस टूट जाता है, किसमें, मियोसिस सेकेंड के एनाफेज सेकेंड में। लेकिन क्रोमोसोम या सेंट्रोमियर टूटते नहीं, किसमें, मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज
फर्स्ट में, बस इतनी सी बात है, बाकी सब हमें पता है। ठीक है, आगे समझते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि मेटाफेज फर्स्ट से, ठीक है, ये छोटे मोटे चेंजेस हम देखेंगे। अगर यहां से देखें मेटाफेज फर्स्ट से लेकर के टीलोफेज सेकेंड तक, तो बाकी सारी प्रोसेस जो है वो एज लाइक माइटोसिस होती है। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। और स्पेशली इन द केस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट जो है वो 5 सब स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। इसको हमें देखना है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है मियोसिस की। वो क्या है, आपको बस बोलना है एलजी पे दिल दे दिया, बुक्के दिए, स्नैपशॉट लिया, क्रॉस किया रोड, चश्मा लगाया, फिर यू टर्न लिया, है ना। ध्यान से समझिए ये क्या है। सर बिल्कुल नहीं समझ में, समझाते हैं। सपोज करें एक बच्चा है, उसको कोई लड़की भाव नहीं दे रही। अच्छा, पर्सनली मत लेना, ये बस ट्रिक है। ठीक है, एक बच्चा है जिसको कोई लड़की भाव नहीं दे रही। अब वो बस क्रिकेट देखना उसको पसंद है और उसके घर में एलजी का एक टीवी है, एक एलजी का टीवी है, उसको क्रिकेट उसी पर देखता है, तो वो सारा अपना ध्यान टीवी पर लगा के रखता है। तो वो उसको टीवी ही बड़ा खूबसूरत लग रहा है ना। तो उसने बोला क्या, एलजी पे दिल दे दिया। अब दिल दिया है तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो बुक्के दिए, गुलदस्ता, है ना। फिर स्नैपशॉट लिया। अब किसी को पैसे खर्च कर रहे हो, गुलदस्ता दिया है, तो उसके बाद क्या करोगे तुम, स्नैपशॉट लोगे। स्नैपशॉट मतलब क्या, फोटो लिया। ठीक है, फोटो लेने के बाद क्या, क्रॉस किया रोड। स्नैपशॉट के बाद क्या, क्रॉस किया रोड। ठीक है, क्रॉस किया रोड, क्योंकि गाड़ी दूसरे साइड है गार्डन के। क्रॉस किया रोड, अब बाइक चलाने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, चश्मा लगाया, और चश्मा लगाने के बाद बाइक स्टार्ट की, घर की तरफ यू टर्न लिया, क्योंकि घर पे टाइम से नहीं पहुंचे तो मम्मी पिटाई कर देगी, है ना। चलिए देख लेते हैं ये क्या कहता है। तो यहां पर आप देखेंगे जो एल है वो इंडिकेट करता है बच्चों लेप्टोटीन। ठीक है, लेप्टोटीन। जी इंडिकेट करता है जाइगोटीन, क्योंकि जी और जेड फ्रीक्वेंसी लगभग सेम है। ठीक है, जाइगोटीन। पे इंडिकेट करता है मेरे बच्चों, आप बताइए, पैकाइटीन। ठीक है, पैकाइटीन। दिल इंडिकेट करता है डिप्लोटीन। ठीक है, और दिया इंडिकेट करेगा डायाकाइनेसिस। ठीक है, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि फेजेस में कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस होती हैं जो हम फंबल कर जाते हैं कि प्रोफेज में कौन सी हो रही है, मेटाफेज में कौन सी हो रही है, कौन सी लेप्टोटीन में हो रही है, कौन सी जाइगोटीन में हो रही है, इसमें कंफ्यूजन होता है। बट आज के बाद नहीं होगा। क्लियर है, ध्यान से सुनिए। अब उसमें होने वाली फेजेस मैंने उसके सामने ही लिखी। लेप्टोटीन में ये होगा, जाइगोटीन में ये होगा, पैचेटीन में ये होगा, डिप्लोटीन में होगा, डायकाइनेसिस में ये होगा। क्या है सर, बुक्के फॉर्मेशन। या बुक्के मतलब क्या, बुक्के फॉर्मेशन। बुक्के फॉर्मेशन कहां पर होगा बच्चों, लेप्टोटीन में। स्नैपशॉट, जाइगोटीन में क्या, स्नैपशॉट। यहां पर स्नैप का मतलब होता है बच्चों क्या, सिनेप्सिस, सिनेप्सिस। ठीक है, सेकेंड शॉट का मतलब, सेकेंड एस का मतलब हुआ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कहां होगा, जाइगोटीन में होगा। क्रॉस किया रोड, क्रॉस का मतलब होता है बच्चों क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर कहां पर होगा, क्रॉसिंग ओवर कहां पर होगा, पैचेटीन में। डिप्लोटीन में क्या किया, चश्मा लगाया, चश्मा में सी एच के बाद आई लगा दो बस। तो कियाजमेटा फॉर्मेशन, कियाजमेटा या फिर कियाजमा फॉर्मेशन, ये कहां होता है बताइए, डिप्लोटीन में होता है। डायकाइनेसिस में क्या होता है, टर्न लिया, टर्न मतलब क्या, टर्मिनलाइजेशन। तो जो टर्मिनलाइजेशन है ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये कहां होता है, डायकाइनेसिस में होता है। क्लियर है, तो ये मेन इवेंट है जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ये चीजें होती क्या हैं। क्लियर है, अच्छा ध्यान से सुनिए। अब यहां पर मैंने ट्रिक लिख रखी है। ठीक है, वही एलजी पे दिल दे दिया, बुक्के दिए, स्नैपशॉट लिया, क्रॉस किया रोड, चश्मा लगाया, फिर यू टर्न लिया। वन बाय वन समझ लेते हैं ध्यान से। एल फॉर मैंने क्या बोला था बच्चों बताइए, एल फॉर क्या बोला था, लेप्टोटीन, है ना। थोड़ा सा कम कर लेते हैं, है ना, लेप्टोटीन। ठीक है, जेड का मतलब क्या बोला था, जी का मतलब जाइगोटीन। दिल क्या था, पे एलजी पे, है ना, पैकाइटीन, पैकाइटीन। दिल क्या था बच्चों बताइए, डिप्लोटीन सर, है ना, बोलते रहिए, डिप्लोटीन। दिया क्या था, डायकाइनेसिस, है ना, बिल्कुल सर, ध्यान से सुनिए। अब ये है क्या, वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले लेप्टोटीन में क्या बोला था मैंने, लेप्टोटीन में क्या किया, बुक्के दिए।
बुक्के फॉर्मेशन होता है। बुक्के फॉर्मेशन का मतलब जो है क्रोमोसोम क्या होगा, एक ही पोल पर अटैच हो जाएगा। और याद रखिए मियोसिस जो है वो डैप्लॉइड सेल में ही होता है, जर्म सेल के डैप्लॉइड सेल में होता है, हैप्लॉइड सेल में मियोसिस नहीं होता, याद रखिए। तो यहां पे नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है बच्चों, नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है अगर आप देखें तो ये देखिए नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है, सपोज करिए ऐसे हैं, तो ये एक ही पोल पर क्या होंगे, ऐसे अटैच हो जाएंगे, तो कुछ ऐसे गुलदस्ते की तरह बन जाएंगे। इनको हम बोलते हैं क्या, बुक्के फॉर्मेशन। ये कहां होगा, लेप्टोटीन स्टेज में। क्लियर है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लेप्टोटीन स्टेज में बुक्के फॉर्मेशन होगा। और क्या होगा सर, एल फॉर लेप्टोटीन, एल फॉर लेप्टोटीन, एल फॉर लाइट माइक्रोस्कोप। तो लेप्टोटीन स्टेज में ही आप लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्रोमोसोम को आप देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, और कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा सर। कंडेंसेशन का मतलब क्या, थिकनेस, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, लेप्टोटीन हो गया। जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या किया बेटा, स्नैपशॉट लिया। पहले स्नैप का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, सिनेप्सिस। दूसरे शॉट का मतलब क्या बनाया था, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्सिस क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। जैसे आप देखिए यहां पर देखिए ये दो क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम है। सपोज करिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। ब्लू वाला क्रोमोसोम नंबर 1, रेड वाला 2। अब इन दोनों के बीच में ये देखिए ये क्या एक ही लोकेशन पर है, यस। तो ये देखिए आपस में एक ही लोकेशन पर है, तो इनको बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। इनकी पेयरिंग हो गई, तो इनको मैं बोलूंगा कि भैया इनमें क्या हो गई, सिनेप्सिस, है ना। दो अगर क्रोमोसोम एक ही लोकेशन पर प्रेजेंट हैं, जैसे ये दोनों ऐसे, तो मैं बोलूंगा ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अब इनकी अगर पेयरिंग हो जाए तो इनको बोलूंगा मैं इनकी सिनेप्सिस हो गई। क्लियर है। अच्छा, और इनमें बेटा एक स्यूडो प्रोटीन का ऐसा स्यूडो बॉन्ड बन जाता है, जुड़ जाते हैं कि भैया एक साथ रहना है तो थोड़ा मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे के दुख सुख में काम देंगे, है ना। तो ऐसे ये जुड़ जाते हैं थोड़ा सा स्यूडो बॉन्ड के थ्रू, और एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इसी को हम बोलते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसी को बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए आप, यहां पर आप देखिए, यहां पर देखिए साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी बनता है। तो अब देखिए यहां पर मैं बना देता हूं आपको वो क्रोमोसोम। ये देखिए ये रेड वाले क्रोमोसोम हो गए, ये ब्लू वाले क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। अब ये जो ब्लू वाले क्रोमोसोम हैं ये ऐसे बाईवैलेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये ब्लू वाले क्रोमोसोम ऐसे बाईवैलेंट, रेड वाले भी जो हैं वो बाईवैलेंट हो जाएंगे। बाईवैलेंट का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। यहां पर देखिए बाईवैलेंट का मतलब क्या हुआ, एनसीईआरटी कहती है, क्या कहती है एनसीईआरटी, ध्यान से सुनिए। सिनेप्सिस और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहां पर होगा बताइए, जाइगोटीन में। बाईवैलेंट का भी फॉर्मेशन, यानी दो नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक दूसरे के आसपास आ जाएंगे, उनको बोलते हैं बाईवैलेंट, जिनमें 4 क्रोमैटिड्स होंगे, जिनको हम टेट्राड भी कहते हैं। 4 क्रोमैटिड्स का क्या मतलब हुआ, हर एक क्रोमोसोम बच्चों यहां पर देखिए, बाईवैलेंट का मतलब होता है कि 2 क्रोमोसोम होंगे, एक पेयर क्रोमोसोम होंगे। जैसे यहां पर देखिए 2 क्रोमोसोम है, एक रेड वाला है, एक ग्रीन वाला। तो कोई एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, आर्म ऑफ क्रोमोसोम। जैसे मैं बात करूं यहां पर देखिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो इसकी ये वाली एक आर्म है बेटा, ये वाली एक आर्म है, तो ये पहला वाला क्रोमैटिड्स हो गया, एक क्रोमैटिड्स हो गया, ये वाला पहला वाला क्रोमैटिड्स हो गया। अब ये वाला देखेंगे आप, दूसरा क्रोमैटिड्स हो गया। तो एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड्स से बना है। तो बाईवैलेंट का मतलब है 2 क्रोमोसोम। तो मुझे बताइए क्या इस ग्रीन वाले में भी 2 क्रोमैटिड्स हैं, यस, सी और डी। तो मैं बोलूं कि एक बाईवैलेंट में जब 2 क्रोमोसोम हैं और एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड से बना है, तो मुझे बताइए बाईवैलेंट में कितने क्रोमैटिड्स होंगे, तो आप बोलेंगे 4, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला बेटा, टेट्राड, 1 टेट्राड। इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, 4। क्लियर है, क्योंकि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। क्रोमैटिड्स क्या है, आर्म ऑफ क्रोमोसोम, जिनको हम डायड बोलते हैं। क्लियर हुआ, बिल्कुल सर। अच्छा आगे देखो, आगे देखो फिर क्या होता है, फिर क्या, क्रॉस किया रोड, है ना। पैचेटिन स्टेज आ जाएगी। पैचेटिन में क्या किया, क्रॉस किया रोड, यानी क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी रिकॉम्बिनेशन होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, जब यहां पर सिनेप्सिस हुई थी, किसमें हुई थी बच्चों, जाइगोटीन स्टेज में, जाइगोटीन में हुई थी। तो इनमें साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गए थे, ये वाले साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गए थे। तो इन्होंने बोला था कि एक दूसरे के दुख सुख में साथ देंगे। तो हम दोस्त क्यों बनाते हैं, अपना कुछ इंटेंशन होता है ना, कि मुझे कुछ जरूरत होगी तो मैं उसकी हेल्प कर दूं, वो मेरी हेल्प कर देगा।
और उसको कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं हेल्प कर दूंगा। तो ये दोनों क्रोमोसोम, ये ब्लू वाला पहला क्रोमोसोम, ये रेड वाला दूसरा क्रोमोसोम, ये एक दूसरे के पास आए थे। इनका भी कुछ ना कुछ इंटेंशन रहा होगा, कुछ हिडन एजेंडा रहे होंगे। क्या? अपने डीएनए को चेंज कर लेना, क्रोमोसोम को चेंज कर लेना। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जैसे सपोज करिए ये आर्म ऑफ क्रोमेटिड्स है, मैंने ऐसे निकाल लिया, ये सपोज को रेड वाला है, ये ब्लू वाला है, ये रेड वाला है। तो ये क्या करेंगे बेटा, गिर गया, ध्यान से सुनो। तो इनको अगर ये क्रोमेटिड्स है तो ये ऐसे हो जाएंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, तो इसको मैं बोलूंगा क्रॉसिंग ओवर। क्या एक दूसरे के ऊपर क्रॉस हो रहे हैं? यस। तो इसको मैं बोलूंगा क्रॉसिंग ओवर हो रही है। कहां होगी? पैचेटीन में। ध्यान से सुनिए, ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होती है। बहुत भयानक टर्म है, ध्यान से सुनो। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। सर टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होती है? ध्यान से सुनिए, कोई भी क्रोमोसोम होता है दो क्रोमेटिड से बना होता है। ध्यान से सुनिए, जैसे ब्लू वाले क्रोमोसोम को देखिए आप, ब्लू वाला पहला नंबर का, क्या ये इसकी ए क्रोमेटिड्स है? यस। क्या ये क्रोमेटिड्स बी है? यस। अब देखिए जो रेड वाला क्रोमोसोम है उसकी आर्म, ये क्या क्रोमेटिड्स सी है? यस। क्या ये दूसरी उसकी क्रोमेटिड्स डी है? यस। तो आप देखिए हम सिस्टर किसको कहते हैं? जो हमारे पेरेंट्स ने जिसको पैदा किया हम उसी को सिस्टर कहते हैं। ठीक है, बाकी ऐसा तो नहीं कि पूरे गांव समाज की सभी लड़कियों को सिस्टर बोलेंगे, है ना। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, पर्सनली मत लेना। ठीक है, एक्चुअल में सोशली देखिए तो यही चीजें हैं। तो सिस्टर हम उसको कहते हैं जो एक, जिसकी ओरिजिन एक से ही हुई हो। जहां से हमारी ओरिजिन हुई है वहां से उसकी भी ओरिजिन हुई, तो हम उसको सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो क्रोमेटिड्स ए और बी, ब्लू वाले क्रोमोसोम में क्रोमेटिड्स ए और बी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, बिकॉज ये क्रोमोसोम नंबर 1 से अराइज हुए हैं, निकले हुए हैं। क्रोमेटिड्स सी एंड डी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, बिकॉज दोनों एक ही क्रोमोसोम के पार्ट हैं। समझ पा रहे हैं? लेकिन क्रोमेटिड्स बी एंड क्रोमेटिड सी आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। देखो ये क्रोमेटिड्स बी और क्रोमेटिड्स सी आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। कैसे हैं बच्चों? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। क्यों सर? क्योंकि सर क्रोमेटिड्स जो बी है वो क्रोमोसोम नंबर 1 का पार्ट है, क्रोमेटिड्स जो सी है क्रोमोसोम नंबर 2 का पार्ट है। दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के पार्ट हैं, इसलिए ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हुई। नॉन सिस्टर होने का मतलब क्या है? दो डिफरेंट क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम किसका बना है? डीएनए का। तो जब ये एक दूसरे से गले मिलेंगे सर, तो ये क्या करेंगे? अपना वाला डीएनए का कुछ पार्ट तोड़ करके इस पर दे देंगे और ये वाला अपना डीएनए का पार्ट कुछ इसको दे देगा। हमारा दिल तुम्हारे पास है ना, ये वाला सीन हो जाएगा। तो अब देखो ये नीचे का क्रोमोसोम थोड़ा सा अलग है, ये वाला दूसरा नया पार्ट आ गया, तो क्या मैं बोलूं हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एक तरह से हाइब्रिड बन गया। कुछ नया पार्ट आ गया डीएनए का, तो कुछ नए कैरेक्टर आ गए। यहां पर भी सेम है, नीचे का डीएनए कुछ अलग है और ऊपर का कुछ थोड़ा सा नया कैरेक्टर आ गया। तो क्या ये हाइब्रिड बन गया? यस। ठीक है, यही तो करना था इनको, डीएनए अपना चेंज कर लेना था। अब डीएनए चेंज होगा तो कैरेक्टर चेंज होंगे, कैरेक्टर चेंज होगा तो नई स्पीसीज बनेगी। यस, इवोल्यूशन होगा। इसीलिए मियोसिस के लिए इवोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। ध्यान से सुनिए बच्चों। अब देखिए ये क्रॉसिंग ओवर आगे हुआ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, और फिर क्या हुआ? जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया। अब देखिए ब्लू वाले के पास पूरी बॉडी ब्लू है, लेकिन नीचे रेड कलर का सेगमेंट आ गया टूट करके, और ये देखिए रेड वाले के पास ब्लू कलर का सेगमेंट आ गया। तो ये बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हुआ। अब इस पूरे मैकेनिज्म को होने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेज। ये एंजाइम है बेटा, इसकी जरूरत पड़ती है। और यहां पर ये जो गांठें बन जाएंगी, जब ऐसे एक्स बनेगा तो यहां पे एक गांठें बन जाएंगी, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। नोड्यूल मतलब होता है गांठें। ये भी कहां बनेंगी? पैचेटीन सब स्टेज में। देख लीजिए आप, यहां पर देखिए एक एक लाइन देखिए ध्यान से। क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन कहां होगा बच्चों? क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। जी सर, एक एंजाइम की जरूरत है, क्या नाम है? रिकॉम्बिनेज। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। यस, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना था। जी हाँ सर। अब इनका आपस का काम हो गया, जिसलिए ये दोस्त बने थे वो काम हो गया। ठीक है, तो अब दोस्ती क्या होगी? टूटने लगी। भैया तू अपना देख, मैं अपना देखूं, है ना। तो जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था बीच में, जो बॉन्डिंग हुई थी, वो टूटने लगेगी, है ना। तो अब क्या होगा? डिप्लोटीन में
कियाज्मा बनेगा, कियाज्मेटा बनेगा। ध्यान से सुनो क्या होगा बच्चों। अब ये जो क्रोमोसोम है, ये जो रेड वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जो रेड वाले क्रोमोसोम है और ये जो ब्लू वाले क्रोमोसोम है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो ब्लू वाले क्रोमोसोम है, ठीक है, ये इनके बीच में जो आपने देखा था ऐसे बॉन्डिंग थी, ठीक है, ये जो बॉन्डिंग थी बच्चों, ये क्या होगी, थोड़ा सा टूटने लगेगी, है ना, थोड़ा सा ये टूटने लगेगी, नीचे से स्टार्ट हो जाएगा कि भैया अब दोस्ती खत्म करने का टाइम आ गया है। तो यहां से देखिए ये टूटने लगी है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ अभी बचे हैं, थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ बचे हैं। तो इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यानी कि अब दोस्ती धीरे धीरे खत्म होने लगी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़े होंगे, ठीक है, कैसे जुड़े होंगे, जैसे देखिए ये ब्लू वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये रेड वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, ये रेड वाला क्रोमोसोम है, यहां पर देखिए ये रेड वाला क्रोमोसोम है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये ब्लू वाला पार्ट आ गया रेड वाले के पास और रेड वाले का पार्ट चला गया किस पे, ब्लू वाले क्रोमोसोम के पास। अब इनके बीच की दोस्ती टूटने लगी है ना, दोस्ती टूटने लगी है। लेकिन आप देखिए अभी भी ऊपर की तरफ इस पॉइंट पर ये अटैच है अभी। तो जिस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी, जहां पर अभी भी अटैच हैं ये, उस पॉइंट को हम बोलते हैं कियाज्मेटा या फिर कियाज्मा, याद रखना। इसी पॉइंट को हमने क्या बोला है, कियाज्मा या फिर कियाज्मेटा कहते हैं। समझ पा रहे हैं बच्चों। ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, कियाज्मेटा। कियाज्मेटा कहां देखने को मिलेगा बच्चों बताइए, आपको देखने को मिलता है डिप्लोटीन स्टेज में। क्लियर है। अब यहां पर देखिए ये बनता कहां है, डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए डिप्लोटीन में क्या कहती है एनसीईआरटी, डिप्लोटीन के लिए क्या बोलती है, पहला चश्मा लगाया तो मैंने बोला कियाज्मा फॉर्मेशन, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स, जहां पर अटैच है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट टू डिसअपियर, स्टार्ट हो जाता है जिसको हमने डिसोल्यूशन बोला, बट ये कंप्लीट कहां होगा, डायकाइनेसिस में। एंड एनसीईआरटी कहती है कि कुछ ऐसे वर्टिब्रेट होते हैं जिनके एग, ठीक है, oocytes कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक अरेस्ट हो जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा है oogenesis, क्लास 12th में अगर आपने पढ़ा है oogenesis, तो oogenesis में आपको पता है कि प्राइमरी oocyte जो होता है जन्म के बाद बेबी के, वो जब तक फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ना जाए उसके बाद उसमें डिवीजन नहीं होता, ठीक है, तब तक वो अरेस्ट रहता है। किसमें, डिप्लोटीन में, याद रखना आप, ठीक है। तो मंथ से लेकर के ईयर तक वो अरेस्ट रहता है, किसमें, डिप्लोटीन में। अच्छा फिर क्या होता है, डायकाइनेसिस आ जाएगी। डायकाइनेसिस में क्या होगा, अब ये जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी ये अब ये किनारे पर पहुंच जाएगी, तो टर्मिनलाइजेशन होगा और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग थी वो भी पूरी तरीके से टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, डायकाइनेसिस में ये ब्लू वाले क्रोमोसोम जो होंगे वो अलग हो जाएंगे और जो रेड वाले क्रोमोसोम हैं वो भी अलग हो जाएंगे। क्लियर है, यही होना है। तो टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या बोलती है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और कियाज्मेटा। कियाज्मेटा और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का टर्मिनलाइजेशन हो गया। और क्या होता है सुनिए, माइटोसिस की प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में अल्टीमेटली क्या होता था, पापा के आने से क्या होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता था, एक्स्ट्रा एक्टिविटी गायब हो जाती थी और क्या हमारे दोस्त भी भाग जाते थे। यही ये होता है। अगर मैं बोलूं कि डायकाइनेसिस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, तो मैं बोलूं प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस की कंप्लीट हो गई, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो गई, यस। तो लास्ट में क्या होगा, यहां पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस और सेल ऑर्गेनेली क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। देखिए ये सारी चीजें क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। तो मैं बोलूंगा प्रोफेज कंप्लीट हो गया फर्स्ट। अब प्रोफेज फर्स्ट अगर कंप्लीट हुआ बच्चों, ध्यान से सुनिए, तो सेल कहां पर इंटर करेगी, मेटाफेज में। तो मेटाफेज से मैंने बोला था मेटाफेज फर्स्ट से लेकर के टीलोफेज सेकंड तक क्या होना है, एज लाइक माइटोसिस। सिर्फ एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड में ध्यान देना है। तो आप देखिए जैसे माइटोसिस में प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गए, तो यहां पर भी प्रोफेज फर्स्ट में देखिए टोटली कंप्लीट होने पर डिसअपियर हो गए। मेटाफेज में मम्मी ने स्पिंडल फाइबर से अटैच कर रखा था। बस यहां पर ध्यान देना कि एक जो क्रोमोसोम है एक ही तरफ से स्पिंडल फाइबर से अटैच है, दोनों तरफ से नहीं। माइटोसिस में क्या देखा था, एक ही क्रोमोसोम, ये अगर क्रोमोसोम है बेटा, ये क्रोमोसोम है, तो इस एंड से निकलने वाले स्पिंडल फाइबर और इस एंड से निकलने वाले स्पिंडल फाइबर दोनों से अटैच था। लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर आप देखेंगे
तो ये जो क्रोमोसोम हैं वो सिर्फ एक ही तरफ से स्टार्ट हो रहे हैं, एक ही तरफ पे अटैच हो रहे हैं। जैसे यहां पर देखिए इस साइड का जो सेंट्रियोल है, यहां से जो स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं बस इसको अटैच कर रहे हैं, इन दोनों को। यहां से जो निकल रहा है बस इन दोनों को अटैच कर रहा है। तो जब टेंशन बढ़ेगा, ये ऊपर की तरफ एनाफेज में खींचेंगे तो यहां पर क्रोमोसोम टूटेगा नहीं, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट नहीं होगा। ये पूरा का पूरा दोनों ही पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमोसोम क्या होंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ये दोनों क्रोमोसोम नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला था एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर या क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं होते। क्लियर है। अब ऊपर की तरफ देखेंगे आप, दो क्रोमोसोम चले गए, दो क्रोमोसोम नीचे की तरफ आ गए। तो टीलोफेज में क्या होता था, टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाते थे, फिर साइटोकाइनेसिस होती थी तो दो डॉटर सेल बन गई। क्लियर है, ये होगा। फिर इंटरकाइनेसिस मैंने बताया, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद इंटरकाइनेसिस होगी। इंटरकाइनेसिस में क्या होता है, ये शॉर्ट लिव्ड स्टेज होती है बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन नहीं होता है। क्लियर है। अच्छा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद सेल मियोसिस सेकंड में इंटर करेगी। मियोसिस सेकंड में भी पहली फेज कौन सी, प्रोफेज सेकंड। तो फिर से वही चीजें होनी है। क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया, देखो यहां पर डिसअपीयर हो गया दोनों सेल में। फिर अब मेटाफेज जो है और एनाफेज है वो जस्ट लाइक मियोसिस सेकंड तो 100% माइटोसिस की तरह होती है। यहां पर देखिए मम्मी ने अब क्या किया, फिर से एक ही क्रोमोसोम जो है बच्चों, जो एक क्रोमोसोम है वो अब दोनों ही सेंट्रियोल से निकलने वाले स्पिंडल फाइबर से अटैच हो रहा है, एक क्रोमोसोम। जबकि यहां ऊपर कैसा था, दो अलग अलग सेंट्रियोल से अटैच थे। ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारा दिल टूटेगा, हम टूटेंगे, यानी अब क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होगी। इसीलिए मैंने लिखा है, देखिए एनाफेज में जब टेंशन बढ़ेगा ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ, तो ये टूट जाएगा क्रोमोसोम। तो हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ऊपर की तरफ, हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम नीचे की तरफ। जब टीलोफेज होगा, टीलोफेज होगा, टीलोफेज होगा तो फिर क्या होगा, टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपीयर होंगे और साइटोकाइनेसिस होने के बाद इसमें इस ऊपर वाली सेल से ये दो डॉटर सेल बन जाएंगी, इस नीचे वाली सेल से ये दो डॉटर सेल बन जाएंगी। ठीक है। अच्छा, तो क्या मैं बोलूं, अभी हर एक टीलोफेज में अगर आप देखें, टीलोफेज में देखिए दो दो डॉटर न्यूक्लियर बन गए। साइटोकाइनेसिस होगी तो ये टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी बन गई बेटा, टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी बन गई, 4 डॉटर सेल बन गई। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें कितने हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने इनमें देखेंगे आप डॉटर सेल में, तो हाफ है, यानी हैप्लॉइड हो गए। लेकिन मियोसिस किस में होता है, डायप्लॉइड सेल में होता है। बट रिजल्टिंग जो 4 सेल बनी है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हैं, इसलिए मियोसिस को क्या बोला था, रिडक्शनल डिवीजन। क्लियर है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस का क्या मतलब है, कंजर्वेशन ऑफ specific chromosome in each species, that is what maintain constant number of chromosome in species। किसी भी species में constant number of chromosome maintain करने के लिए meiosis की जरूरत पड़ती है। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनिए। अगर मैं बोलूं कोई भी ह्यूमन हो उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा, 46। अब ह्यूमन में ही आते हैं दो चीजें, मेल और क्या, फीमेल। तो क्या इनमें भी 2n क्रोमोसोम होंगे, 2n का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम। ठीक है, यस सर। अब इनमें मियोसिस डिवीजन होगा तो स्पर्म बनेगा और इधर क्या बन जाएगा बच्चा जी, ओवा बन जाएगा फीमेल में। तो मियोसिस डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। यहां पे n हो गया स्पर्म, n हो गया ओवा, ये n और n, यानी कि यहां पे देखिए n का मतलब हुआ 23 क्रोमोसोम, यहां पर n का मतलब कितना हुआ, 23 क्रोमोसोम, क्योंकि मियोसिस से बना है। बीच में कौन सी प्रोसेस हुई है, मियोसिस, यहां पर हुई है मियोसिस, है ना, मियोसिस हुई है, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, हाफ हो गए। तो स्पर्म और ओवा मिलते हैं तो 23 कितना हो गया, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहां क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो ये फिर से कंडीशन कौन सी हो गई, 2n वाली। समझ पा रहे हैं। ठीक है। तो किसी भी स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन करने के लिए हमें मियोसिस डिवीजन करना पड़ेगा। अब यही जाइगोट क्या करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा और यही फिर से एडल्ट में चेंज हो जाएगा। और इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 46, यानी 2n। तो किसी भी ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रखने के लिए या किसी भी स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रखने के लिए जो डिवीजन होगा वो होगा मियोसिस। सेकेंड थिंग बच्चों, इवोल्यूशन में हेल्प करता है, ये इवोल्यूशन में हेल्प कर देगा। और क्या, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि नए नए ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन स्मार्ट बनाने के लिए उसमें जेनेटिक
हैबिट बनाने के लिए, जेनेटिक चेंज करने के लिए, कैरेक्टर चेंज करने के लिए कौन सा डिवीजन होना चाहिए? मियोसिस डिवीजन होना चाहिए। क्लियर है? आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी बच्चों। हर एक लाइन मैंने आपको कवर करके दिखाई। ठीक है, मेहनत मेरी पसंद आई हो, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, वन शॉट चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर ट्रिक बनाकर, वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।